नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096906523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। ज्योग्राफी की इस सीरीज में हम आगे चलते हैं और आज हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति से शुरू करते हैं। ये भौतिक भूगोल के महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्हें कि हम देखेंगे। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति आप भी जानते हैं कि बिग बैंग थ्योरी से शुरुआत वहीं से होती है। इससे पहले जितनी भी हाइपोथेसिस दी गई, ऐसा नहीं है कि बिग बैंग थ्योरी ही पहली बार दी गई। इससे पीछे न जाने कितने खगोलविदों ने हाथ आजमाया था, लेकिन वो थ्योरीज जो है वो कहीं ना कहीं फेल कर जाती हैं, मतलब सफल नहीं होती, चाहे वो पृथ्वी को केंद्र मानकर दी गई हो या सूर्य को केंद्र मानकर। तो इस तरह की अवधारणाएं ये पीछे रह जाती हैं। अंत में बिग बैंग का सिद्धांत ये मानने योग्य था और 1920 में एडविन हब्बल, इन्होंने ये सिद्धांत जो पीछे बिग बैंग थ्योरी हम देखते हैं तो उसका प्रमाण दिया और कहा कि ब्रह्मांड फैल रहा है, ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है, ये बनने की प्रक्रिया में है, अभी तक वो प्रक्रिया जारी है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो ब्रह्मांड में खगोलीय पिंड हम देखते हैं जिसमें से कि तारे हैं या ग्रह हैं, इन सब की उत्पत्ति कैसे होती है, ये बनते कैसे? तो तारों का निर्माण प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा और पदार्थ के वितरण के समान नहीं होने से, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो घनत्व था इनका, जो भी पदार्थ ब्रह्मांड में बिखरा हुआ था, तो घनत्व की आरंभिक भिन्नता और गुरुत्वाकर्षण बलों की भिन्नता की वजह से, क्योंकि हर पिंड का अपना द्रव्यमान है और आप जानते हैं कि जिस पिंड के अंदर जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उतनी ही उसकी ग्रेविटी होगी। घनत्व की भी मात्रा सभी में बराबर नहीं होती है। तो इस आधार पे जो बड़े कण थे वो छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और पदार्थ इकट्ठे होने शुरू होते हैं, पदार्थों का एकत्रण आरंभ होता है और यही एकत्रण जो है ये आकाशगंगाओं के विकास का आधार बनता है। और आप जानते हैं कि एक आकाशगंगा जो है वो असंख्य तारों का समूह है और आकाशगंगाओं का विस्तार इतना ज़्यादा होता है कि उनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्षों में नापी जाती है। ये जो प्रकाश वर्ष आप देख रहे हैं ये दूरी मापने का पैमाना है। ये प्रकाश वर्ष कोई समय का मात्रक नहीं है, दूरी का मात्रक है। बड़ी दूरियों को नापने के लिए हम पारसेक और प्रकाश वर्ष जैसे जो पैमाने हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, विशेष रूप से खगोलीय दूरियां। अब इसके बाद ग्रहों के निर्माण की बात कर लेते हैं। ये तो हमने तारों की बात देखी। ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में सबसे पहले जो तर्कपूर्ण परिकल्पना है उसका प्रतिपादन ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, इनका नाम था कास्ते द बफन, इनके द्वारा किया गया था 1749 में। और ग्रहों की उत्पत्ति में भाग लेने वाले तारों की संख्या के आधार पर, ग्रहों की उत्पत्ति में भाग लेने वाले तारों की संख्या के आधार पर, तारे भी ग्रहों के निर्माण में उत्तरदायी होते हैं और बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो वैज्ञानिक संकल्पनाओं को दो वर्गों में विभाजित किया गया। अब ये जो दो वर्ग थे इसमें एक तो अद्वैतवादी संकल्पना को मानते थे, दूसरे जो थे वो द्वैतवादी थे। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट थे क्या, इसको भी देख लेते हैं। अद्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत कांट की जो वायव्य राशि की परिकल्पना है वो आती है, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना है, ये दोनों काफ़ी प्रसिद्ध होती है। छोटी छोटी न जाने कितनी हाइपोथेसिस है, लेकिन इन दोनों को हम मानते हैं। और द्वैतवादी जो संकल्पना है उसके अंतर्गत चैम्बरलेन और मेल्टान की ग्रहाणु परिकल्पना आती है। अब ये जो प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस है इसमें ग्रहों के अणुओं पर चर्चा की गई और कैसे ब्रह्मांड का विकास हुआ, कैसे पिंड बने, इस पर पूरा विस्तार से व्याख्या की गई। और एच.एन. रसेल का जो द्वैतारक सिद्धांत है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि द्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत ही पढ़ा जाता है। तो कुल मिलाकर आकाशगंगाओं की कमी नहीं है, बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं पूरे ब्रह्मांड में, लेकिन हमारी वाली जो आकाशगंगा है जिसमें कि हमारा सौरमंडल भी स्थित है और ऐसे न जाने कितने तारे हैं और कितने ग्रह हैं, तो इसे मंदाकिनी या आकाशगंगा या फिर दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे अंग्रेजी में उस नाम से जानते हैं। गैलेक्सी के अनेक आकार प्रकार होते हैं, ऐसा नहीं है कि इसका कोई फिक्स शेप है। जैसे कि ये अंडाकार हो सकती है, अंडे के शेप की हो सकती है, सर्पिलाकार हो सकती है, स्पाइरल शेप की हो सकती है, या कोई अनियमित आकार हो सकता है, मतलब उसे हम कोई नाम नहीं दे सकते हैं, इर्रेगुलर। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ब्रह्मांड अनंत गैलेक्सियों का सम्मिलित रूप है। बहुत सारी गैलेक्सीज जो है वो इसमें एक साथ संयुक्त होती हैं तो एक ब्रह्मांड तैयार होता है और ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, हमारी परिकल्पना से भी कहीं ज़्यादा बड़ा। तो प्रत्येक गैलेक्सी में औसतन 1 लाख मिलियन तारे होते हैं और आप जानते हैं कि हर तारा जो है उसके अंदर गुरुत्व प्रबल मात्रा में होता है, तो वो कुछ जो छोटे खगोलीय पिंड होते हैं उनको बांध कर रखता है। तो ऐसे में सौरमंडल बनते रहते हैं और बिगड़ते भी रहते हैं। अब गैलेक्सी में जो हाइड्रोजन और हीलियम का संगठन होता है, आमतौर पर तारों की उत्पत्ति उसी से होती है। आपने ये तो पढ़ा ही है कि जो ग्रह हैं वो प्रकाश के मामले में, ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर नहीं होते, उनके अंदर खुद से लाइट जनरेट करने की कोई पावर नहीं होती है, कुछ ग्रहों को छोड़कर जैसे बृहस्पति। लेकिन जो तारे होते हैं वो इस मामले में आत्मनिर्भर है, उनके पास खुद से अपनी ऊर्जा उत्पन्न करने का संसाधन है। और वो संसाधन क्या होता है, वो हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं। मूल रूप से बेसिकली अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन होती है
और हाइड्रोजन के ही नाभिक जब परस्पर जुड़ना शुरू हो जाते हैं तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया वहाँ शुरू हो जाती है। और ये जो फ्यूज़न का प्रोसेस है, इसका परिणाम ये होता है कि भरपूर मात्रा में रेडिएशन वहाँ से रिलीज़ होता है, जिसे कि आप सोलर रेडिएशन कहते हैं, सौर विकिरण कहते हैं। और वो विभिन्न ग्रहों को या विभिन्न खगोलीय पिंडों को प्राप्त होता है, अंतरिक्ष में रिलीज़ हो जाता है। और बनता क्या है, जो हाइड्रोजन के नाभिक हैं वो संयुक्त होते हैं और हीलियम के नाभिकों का निर्माण करते हैं। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, मतलब एक नाभिकीय भट्ठी का काम ये तारे करते हैं। तो इनके पास खुद से अपनी पावर जनरेट करने का पूरा सिस्टम होता है। तो इनका निर्माण हाइड्रोजन और हीलियम के संगठन से होता है। ये चीज़ें हमने देखी। अब आगे क्या है, तो सुपरनोवा विस्फोट जब हुआ था तो उसके बाद तारा मृत दशा को प्राप्त हो जाता है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन में क्या होता है, वो तारे की अंतिम अवस्था होती है। तारे की भी अपनी एक उम्र होती है। जब उसका ईंधन समाप्त होता है तो उसके अंदर एक भयंकर विस्फोट होता है और एक रंग बिरंगी छटा अंतरिक्ष में बिखर जाती है। ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन है, आप चित्र में इसे अक्सर देखते हैं। और ये उसके मरने की कंडीशन होती है। इसके बाद आप ये भी इसमें देखें कि सुपरनोवा जो है एक मृत प्राय तारे की विस्फोटक अवस्था है, मतलब मरने से पहले उसमें एक भयानक विस्फोट होता है। सूर्य हमारी गैलेक्सी यानी आकाशगंगा जो है उसके 100 अरब तारों में से एक। अब इसका मतलब क्या है कि 100 अरब से ज़्यादा ही तारे हैं अपनी आकाशगंगा में और उन्हीं में से सूर्य भी एक। गैलेक्सी में स्थित प्रत्येक तारा इसके केंद्र की परिक्रमा करता है। पहले ये माना गया शुरुआत में, जो हेलियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस थी कॉपरनिकस की, तो कॉपरनिकस ने कहा कि सूर्य ही पूरा केंद्र है और सारे जितने भी दुनिया भर के, संसार भर के खगोलीय पिंड हैं वो उसी का चक्कर लगाते हैं। लेकिन बाद में मालूम हुआ कि सूर्य तो सिर्फ एक बिंदु मात्र है, वैसे न जाने कितने तारे हैं और उससे कहीं ज़्यादा आकार में बड़े हैं, और ये सब आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा कर रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आकाशगंगा में ऐसा क्या है कि ये जो तारे हैं ये मुक्त नहीं हो पाते, उसके गुरुत्वाकर्षण से बाहर नहीं जा पाते, क्योंकि गुरुत्व बल ही एकमात्र ऐसा बल है जो कि इन्हें बांध कर रख सकता है। तो इतना ज़्यादा तीव्र गुरुत्व कहाँ से आया? तो इसीलिए इसमें एक और कल्पना की गई कि जो आकाशगंगाएं हैं उनका जो केंद्र बिंदु है उसी केंद्र की ये परिक्रमा कर रहे हैं। जो केंद्र बिंदु है वो असल में एक ब्लैक होल होता है, और ब्लैक होल की जो ऊर्जा है वो कितनी अनंत होती है, उसके अंदर किसी भी द्रव्यमान युक्त पिंड को खींच लेने की शक्ति होती है। लेकिन वो जो ब्लैक होल है उसकी शक्ति नियंत्रित अवस्था में है और जितने भी खगोलीय पिंड हैं वो उसके चारों ओर उसके गुरुत्वाकर्षण में बंधे हैं। मतलब आकाशगंगा का अस्तित्व ही ब्लैक होल की वजह से। ऐसी भी एक परिकल्पना है और ये कहीं से भी गलत नहीं। तो ये हमने देखा। अच्छा, क्वासर एक चमकीला खगोलीय पिंड है जो कि अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। इसके अंदर से बेहिसाब एनर्जी रिलीज होती है। और ओरियन नेबुला की भी हम चर्चा करते हैं। ये प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्न इनसे बन सकते हैं। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे ठंडे और चमकीले तारों का समूह है। ये पूरा तारामंडल है। और प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है ये सूर्य का सबसे नज़दीकी तारा है। अंतरिक्ष यान में यदि कोई व्यक्ति बैठा है तो उसे आकाश का रंग काला दिखाई देगा। अभी हम जमीन पर से देखें, मतलब पृथ्वी की सतह से, तो हमें आसमान आमतौर पर नीला दिखाई देता है। बादल घिरे हों तो सांवला दिखाई देगा, मतलब ग्रे शेड हो जाएगा, काला हो जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन आसमान का सामान्य रंग नीला हमें दिखाई देता है। लेकिन अगर अंतरिक्ष यान में बैठकर हम देखते हैं तो हमें काला दिखाई देगा। वजह यह है कि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है, तो जो असल उसका रंग है वो हमें दिखता है। नीला रंग या जितने भी आसमान की अलग अलग रंगत हम देखते हैं, मतलब सूर्योदय के समय गुलाबी और सूर्यास्त के समय नारंगी, इस तरह का जो रंग, मतलब कलर कॉम्बिनेशन हम देखते हैं, तो वो सब किस वजह से होता है? वो वायुमंडल की परतों की वजह से होता है, जिसमें कि धूल के कण भी विद्यमान होते हैं। तो वो प्रकाश का प्रकीर्णन आप विज्ञान में पढ़ते हैं। फिलहाल यहाँ आप देखें इवेंट होराइजन क्या चीज़ है, ये भी एक शब्द आप देख रहे हैं। तो ये एक बाउंड्री है, सीमा रेखा है, जो कि अंतरिक्ष में ब्लैक होल के चारों ओर के क्षेत्र को परिभाषित करती है। और इसी सीमा के अंदर जो घटना है, मतलब इस सीमा के अंदर, ये जो इवेंट होराइजन है, इस सीमा के अंदर अगर आप चले जाते हैं, इस पर रहेंगे या इससे बाहर रहेंगे, तो आप ब्लैक होल की जितनी एक्टिविटी है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन इस बॉर्डर के अंदर अगर गए तो आपका प्रेक्षण ले पाना संभव नहीं है, क्योंकि ब्लैक होल आपको खा लेगा। और प्रकाश भी इससे बाहर नहीं गुजर पाता, मतलब इससे पार नहीं निकल पाता, प्रकाश को भी ये निगल लेता है, इसीलिए अंधेरे में डूबा रहता है। ब्लैक होल को हम देख कब पाते हैं? जब ये किसी स्टार को खा रहा होता है, किसी तारे को अपना भोजन बना रहा होता है, तो उस तारे का मरता हुआ सितारा है, उसका प्रकाश ब्लैक होल को दिखाता है कि ये जो छेद है ये सब कुछ निकल रहा है। तो इसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा सिंगुलैरिटी, ये अंतरिक्ष काल में एक ऐसा स्थल होता है, एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे खगोलीय पिंड का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र अनंत हो जाता है। और अनंत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का मतलब आप समझ रहे हैं, ये बहुत शक्तिशाली क्षेत्र होता है। स्ट्रिंग थ्योरी भी कुछ बताती है। तो स्ट्रिंग थ्योरी जैसे पीछे हमने बहुत सारी थ्योरीज देखी हैं, तो वैसे ही ये भी है। इसमें सभी पदार्थों और बलों को एकल सैद्धांतिक रूपरेखा में सम्मिलित करके ब्रह्मांड के जो मूल स्तर हैं उनकी व्याख्या करने का प्रयास किया जाता है। और इसमें ये माना जाता है कि कण नहीं है, बल्कि पूरी एक स्ट्रिंग है जो कि कंपित हो रही है, उसके अंदर वाइब्रेशन हो रहा है, वो ऑसिलेट कर रही है और उसकी वजह से ब्रह्मांड की उत्पत्ति संभव है। तो ये स्ट्रिंग थ्योरी भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक स्टैंडर्ड मॉडल है। तो स्टैंडर्ड मॉडल में आप क्या जान सकते हैं? ये कण भौतिकी से संबंधित है। मतलब जब हम पार्टिकल फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें हमें स्टैंडर्ड मॉडल पढ़ाया जाता है, बाकायदा प्रैक्टिकल करके समझाया जाता है।
लेकिन यहाँ पर जो परीक्षा उपयोगी है उतना ही जाने। तो ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें कि ब्रह्मांड में जो 4 मूल बल हैं, अब 4 मूल बल कौन कौन से हैं? एक तो विद्युत चुंबकीय बल है, दुर्बल और प्रबल, मतलब उसमें से 4 जो है वो उसमें गुरुत्वाकर्षण भी शामिल है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण को हम इसमें नहीं गिन रहे हैं। हम किसको गिन रहे हैं? विद्युत चुंबकीय और दुर्बल और प्रबल जो नाभिकीय बल है उसकी गणना कर रहे हैं। तो इन सब की व्याख्या करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्टैंडर्ड मॉडल का, और सभी ज्ञात मूल कणों का वर्गीकरण भी इसमें किया जाता है। मूल कण सिर्फ उतने नहीं है जितने कि हम नाभिक या फिर किसी कण में देख पाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा इनका दायरा है। तो ये हमने कुछ ब्रह्मांड की जानकारी प्राप्त की। अब यहाँ पर ये जो टेबल आप देख रहे हैं इसमें आकार और द्रव्यमान के आधार पर ग्रहों का क्रम व्यवस्थित किया गया है। तो आकार के हिसाब से ग्रहों का अवरोही क्रम देखेंगे। अवरोही क्रम में क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ी चीज़ को हम पहले रखते हैं और सबसे छोटी चीज़ को सबसे बाद में रखते हैं। तो बृहस्पति, हमारे सौरमंडल की सिर्फ बात हो रही है जो 8 ग्रह हैं, तो बृहस्पति सबसे बड़ा है और ये ग्रह कम तारा जैसा व्यवहार करता है, मतलब इसके अंदर कुछ स्टार वाली प्रॉपर्टी भी है। इसके अंदर खुद का ऊर्जा जनरेट करने का सिस्टम है और ये काफ़ी बड़े आकार का है। तो बृहस्पति, उसके बाद शनि, ठीक, फिर अरुण, फिर वरुण, और उसके बाद नंबर आता है पृथ्वी का आकार के मामले में। फिर पृथ्वी से छोटे आकार का है शुक्र, उससे भी छोटा है मंगल, और सबसे छोटा है बुध जो कि सूर्य के सबसे नज़दीक है। द्रव्यमान के हिसाब से देखते हैं, आकार बड़ा हो तो ये आवश्यक नहीं है कि द्रव्यमान भी ज़्यादा होगा, लेकिन ज़्यादातर कंडीशन में ऐसा ही होता है। तो द्रव्यमान के हिसाब से ग्रहों का जो अवरोही क्रम है उसमें ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। इसमें आप देखें बृहस्पति ही सबसे आगे है, आकार भी बड़ा है, द्रव्यमान भी ज़्यादा है, शनि उसके बाद, और वरुण, फिर अरुण, इसके बाद नंबर आता है पृथ्वी का, फिर शुक्र, मंगल और बुध, यानी वही आकार और द्रव्यमान वाला क्रम एक जैसा है। घनत्व के आधार पर स्थितियाँ बदल जाती हैं। ये जो बड़े बड़े ग्रह हैं इनका द्रव्यमान तो ज़्यादा है लेकिन इनमें घनत्व का अभाव है। आकार बड़ा है लेकिन सघनता की कमी है, ठोस नहीं है। इनका जो आवरण है या इनकी जो संरचना है वो गैसीय है, और गैसीय संरचना रहेगी तो घनत्व अपने आप कम हो जाएगा। तो घनत्व किसका ज़्यादा होगा? जो इनर प्लैनेट हैं, मतलब पार्थिव ग्रह जिन्हें कहा जाता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि पृथ्वी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, मतलब जितने भी 8 ग्रह आप देख रहे हैं उसमें पृथ्वी का घनत्व सबसे ज़्यादा, उसके बाद बुध, फिर शुक्र, और उससे भी कम घनत्व है मंगल का। और जैसे ही हम जोवियन प्लैनेट्स की तरफ बढ़ते हैं, जो बाहरी ग्रह हैं, तो उसमें बृहस्पति का और कम हो जाता है, अरुण का और कम हो जाता है, और शनि का तो एकदम कम हो जाता है। सबसे कम घनत्व किसका होता है? शनि का। और इस समय सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास हैं? शनि के पास। टेरेस्ट्रियल ग्रह कौन कौन से हैं? तो ये जो टेरेस्ट्रियल ग्रह हैं इन्हें इनर प्लैनेट भी कहा जाता है। इसमें बुध से लेकर मंगल तक के जितने ग्रह हैं वो सब आते हैं, हमारी पृथ्वी भी उसमें से एक। जोवियन ग्रह जो है वो बृहस्पति से शुरू होते हैं और वरुण पर समाप्त होते हैं, यानी बीच वाले जितने हैं वो सब। अब दूरी के हिसाब से ग्रहों का अगर हम आरोही क्रम, अब इसमें दूरी जो है हम किससे नाप रहे हैं? सूर्य से। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, यानी बढ़ते क्रम में, तो सबसे नज़दीक है बुध, उसके बाद थोड़ी सी अधिक दूरी है शुक्र की, उससे थोड़ा और दूर है पृथ्वी, फिर और दूर है मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सबसे पीछे वरुण और उससे पीछे प्लूटो यानी यम, लेकिन उसे बाहर कर दिया गया है ग्रहों की श्रेणी से। अब आप जानते हैं कि दूरी जितना ज़्यादा होगी, सूर्य केंद्र में विद्यमान है और चारों ओर से जो ग्रह हैं वो इसके चारों ओर ऐसे चक्कर लगाने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब चक्कर लगाते हैं, तो ये परिक्रमा चलती रहती है। अब जिस ग्रह की त्रिज्या जितनी बड़ी हो जाएगी, मतलब दूरी ज़्यादा होगी तो उतनी बड़ी त्रिज्या होगी, तो उतनी ही बड़ी परिधि भी तैयार हो जाएगी। तो इतनी बड़ी जो परिधि है इसको पूरा करने में समय लगेगा। तो परिक्रमण काल जो है वो इस आधार पर निर्धारित किया जाता है कि सूर्य से दूरी कितनी। तो बुध जो है वो सूर्य के सबसे करीब है तो जल्दी से परिक्रमा पूरी कर लेगा। उसका जो परिक्रमण पथ है वो छोटा है, त्रिज्या छोटी है, तो अपने आप ही जो पथ है, जो इलिप्स का शेप बन रहा है वो छोटे आकार का होगा। तो बुध जो है ये जल्दी परिक्रमा पूरी कर ले। उसके बाद शुक्र उसी क्रम में। तो इसे आप ऐसे व्यवस्थित कर सकते हैं, दूरी के आधार पर अगर आप ग्रहों का क्रम जानते हैं तो आराम से उनका जो परिक्रमण पथ है उसे भी आप अरेंज कर लेंगे। जो जितना ज़्यादा दूर होगा उसको परिक्रमा करने में उतना ही ज़्यादा समय लगेगा। तो ये सब हमने देख लिया। सौर मंडल के बारे में कुछ और बातें कर लेते हैं। यहाँ एक अच्छा सा चित्र आप देख पा रहे हैं जिसमें कि सारी चीज़ें जो अभी हमने कही थी या देखी हैं वो सब यहाँ चित्र के माध्यम से दर्शाई गई हैं। तो चित्र को दिमाग लंबे समय तक याद रखता है, इसे ध्यान से देखिए। ये है सूर्य, हमारा सौर मंडल इसी से जनरेट हुआ। तो सूर्य एक तारा है और जितने भी ग्रह हैं वो इसी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं जो हमारे सौर मंडल में मौजूद है। बुध सबसे नज़दीक है, उसके बाद है यहाँ देखिए आप शुक्र, फिर यहाँ पृथ्वी का नंबर है, ये मंगल है, और बीच में ये क्षुद्र ग्रहों की एक पेटी पाई जाती है। ये छोटे छोटे ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह इन्हें कहा जाता है, ये छोटे आकार के हैं। बृहस्पति, और बृहस्पति का आकार आप देखिए, ये शनि है, छल्ले इसके चारों ओर ऐसे वलय पाए जाते हैं, ये यूरेनस है, और यहाँ पर कहीं जाकर नेपच्यून है। इसका देखें आपकी परिक्रमण पथ कितना बड़ा है और कितना लंबा समय इसको परिक्रमा करने में लग रहा है। तो अब आगे की ओर बढ़ चलते हैं। इस चित्र में इतना ही देखने लायक था। देखिए यहाँ टेबल बनी हुई है और इस टेबल में जितनी भी अच्छी जानकारियाँ हैं वो दे रखी हैं। बुध से शुरुआत हुई है और इसमें देखिए सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में, मतलब एक परिक्रमा को पूरा करने में बुध को कितना समय लगता है? सिर्फ 88 दिन। यानी बुध का जो एक वर्ष है वो 88 दिन का ही होता है।
और अपने अक्ष पर घूमने में भी इसको 59 दिन का ही मात्र समय लगता है। अब इसके बाद आप देखें, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में शुक्र को लगता है 255 दिन का समय और अपने अक्ष पे घूमने में 243 दिन का। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 365 दिन का समय लगता है पृथ्वी को, यानी हमारा जो एक वर्ष है वो 365 और एग्जैक्टली 365 नहीं होता है, तो इसीलिए हर 4 वर्ष में फरवरी को 29 दिन का करके हम लीप ईयर बना देते हैं, तो कुल मिलाकर 366 हो जाता है, लेकिन 365 मोटे तौर पे। और एक दिन का समय लगता है अपने अक्ष पे घूमने में, दिन और रात होते हैं, 24 घंटे का पूरा समय होता है। चंद्रमा यानी उपग्रहों की संख्या कितनी है? सिर्फ एक ही है। ऐसा माना जाता है कि पहले 2 चांद थे, लेकिन उसमें से एक समाप्त हो गया, एक ही बचा है, तो वो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। ये सारे जो आप देख रहे हैं ये आंतरिक ग्रह हैं और ये ज़्यादातर ठोस चट्टानों से बने हैं, इसीलिए इनका घनत्व ज़्यादा है। अब इसके बाद मंगल का नंबर आता है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लग जाते हैं, लंबा वर्ष है इसका, और अपने अक्ष पे घूमने में सिर्फ एक दिन लगता है। चंद्रमा यहाँ पे 2 हैं, डिमोस और फोबोस आप पढ़ते हैं। इसके बाद बृहस्पति, तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 11 साल 11 महीने यानी लगभग 12 साल आप मान सकते हैं, क्योंकि 11 महीने एक ही महीना कम है अपने पृथ्वी पर नापने के हिसाब से, यानी 1 साल पूरा हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि 12 साल इसको लग जाते हैं। 12 साल में ये जो हमारा वाला 12 साल है, पृथ्वी का 12 साल है, उसमें ये एक परिक्रमा पूरी करता है। इसके बाद आगे बढ़े तो अपने अक्ष पे घूमने में इसे कितना समय लगता है? ज़्यादा समय नहीं लेता है, 9 घंटे 56 मिनट में घूम जाता है, एक चक्कर घूम लेगा। और चंद्रमा यहाँ पे कितने हैं? तो ढेर सारे हैं भाई, बड़ा ग्रह है तो इसकी ग्रेविटी ज़्यादा है, ये ज़्यादा पिंडों को फंसा कर रखेगा, तो वो सारे इसके सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट बन जाएंगे। तो 79 है लगभग, और इसमें खोज आगे जारी है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये यहीं पर स्टॉप हो गया है। नासा के वैज्ञानिकों ने और तमाम जो खगोलविद हैं उन्होंने संभावना जताई है कि ये और बढ़ेगा और शनि के उपग्रहों की संख्या 100 से ज़्यादा भी हो सकती है, अभी पता नहीं लगा है। तो शनि को देख लीजिए। फिलहाल इसके जो उपग्रह है उसकी संख्या, यहाँ चंद्रमा शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, इसे नाम दिया है हमने चंद्रमा। तो हर ग्रह के उपग्रह को हम चंद्रमा कहें, ये बुद्धिमानी नहीं। कुल मिलाकर शनि ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 29 साल लगा देता है, 29.5 साल लगभग, और 10 घंटे 40 मिनट में ये अपने अक्ष पे घूम जाता है। और यहाँ पे जो उपग्रहों की संख्या है फिलहाल 82 है, आगे भविष्य में ये और बढ़ेगी, 100 के आसपास हो जाएगी, ऐसा अंदाजा है। ये बाह्य ग्रह हैं, सूर्य से काफ़ी दूरी इनकी है, बहुत बड़े आकार के हैं, गैस और तरल पदार्थों से ये बने हुए हैं, और जो ज़्यादा दूर वाले हैं वो बर्फ से ढके भी हैं। यूरेनस को देख लीजिए, 84 साल का इसको समय लग जाता है, मतलब पृथ्वी पर 84 साल पूरा होगा तब जाकर यहाँ पर 1 साल होगा, 1 वर्ष पूरा होगा। 17 घंटे 14 मिनट में ये एक परिक्रमा पूरी कर लेता है, मतलब एक घूर्णन पूरा कर लेता है अपने अक्ष पे। साथ में चंद्रमा की संख्या यहाँ पे कितनी है? तो लगभग 27 है, यानी सैटेलाइट इसके कितने हैं नेचुरल सैटेलाइट? तो 27। नेपच्यून को देखिए, ये 8वें नंबर का और अंतिम है। तो नेपच्यून जो है ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करेगा और लंबा समय लेगा, मतलब अपनी पृथ्वी के हिसाब से 164 साल, मतलब 164 साल अपनी पृथ्वी पर पूरा होगा, तो वहाँ पर 1 वर्ष कंप्लीट होगा। और 16 घंटे 7 मिनट ही वहाँ पर पूरे दिन की अवधि होती है, और उतने में ये अपने अक्ष पे एक घूर्णन पूरा कर लेता है। चंद्रमा की संख्या यानी सैटेलाइट जो है उनकी संख्या कितनी? 13। तो ये सारी टेबल में हमने देख लिया। अब हमारे सौर मंडल में कुल मिलाकर 8 ग्रह हैं। ग्रहों की संख्या कितनी? 8। और निहारिका को सौर मंडल का जनक माना जाता है। उसके ध्वस्त होने और क्रोड के बनने की शुरुआत होती है। कुल मिलाकर ये जो प्रक्रिया है ये पुरानी है, 5 से लेकर 5.6 अरब साल पहले, मतलब इतने साल पहले की ये घटना है, ऐसा नहीं है कि कल ही घटी है। और ग्रह जो है वो लगभग 4.6 से 4.56 अरब वर्ष पहले बने थे, यानी शुरुआत हो जाती है करीब 5 अरब साल पहले, या आप कहिए मोटे तौर पे 6 अरब साल पहले, और ग्रहों के बनने की शुरुआत होती है 4.5 अरब साल पहले। तो ये बाद में होता है, कई अरब साल बाद जो है ये संयोजन बनना शुरू होता है, तो जो ग्रह हैं या खगोलीय पिंड हैं वो बनने लगते हैं। पहले जो 4 ग्रह हैं उनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट यानी पार्थिव ग्रह कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि ये ग्रह जो है ये पार्थिव यानी पृथा के समान अर्थात धरती के समान है। तो पृथ्वी की भांति ही ये शैलों और धातुओं से बने हैं। जैसे अपनी पृथ्वी को हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें एक ऊपर की परत है जिसे कि हम क्रस्ट कहते हैं, उसके बाद बीच वाली जो सैंडविच परत है उसको हम मेंटल कहते हैं, और एकदम केंद्र में है कोर जो कि सबसे ज़्यादा ठोस है। उसका एक पार्ट जेली कंडीशन में है यानी पिघली हुई अवस्था में है, लेकिन जो एकदम से बीच का पार्ट है वो ठोस है। तो कोर की वो कंडीशन है, और मेंटल जो है वो बीच में है, और ऊपर की जो क्रस्ट है वो ज़्यादातर चट्टानों से बनी है। ठीक है, लिथोस्फीयर हम पढ़ते हैं। तो वैसे ही चट्टान वाली जो संरचना है वो बाकी पार्थिव ग्रहों के अंदर पाई जाती है, यानी मिलती जुलती संरचना देखी जाती है। तो इसीलिए सबको बटोरकर जो इस ग्रुप में आते हैं उनको हम पार्थिव ग्रह कह देते हैं। इनका घनत्व ज़्यादा होता है क्योंकि ठोस अवस्था इनके अंदर, मतलब ठोस पदार्थों की मात्रा इनके अंदर ज़्यादा होती है। और बाकी जो 4 ग्रह हैं जिनकी कि सूर्य से दूरी काफ़ी ज़्यादा है, वो गैसों से बने हुए बड़े बड़े आकार के हैं, दैत्याकार हैं। और अपने सौर मंडल में एकमात्र पृथ्वी पर ही जीवन पाए जाने और बाकी जो ग्रह हैं वो निर्जीव बने रहने की जो वजह है, आप देखते हैं ना बाकी ग्रहों पर अभी तक जीवन की खोज नहीं हो सकी है। वैज्ञानिक तलाश रहे हैं, एलियन वगैरह का कॉन्सेप्ट चलता रहता है, लेकिन असल में प्रामाणिक तौर पे नहीं खोजा जा सका है। तो उसके पीछे एक कारण ये जोवियन प्लैनेट्स भी हैं, जिसमें कि एक जाइंट शेप का ये बृहस्पति,
बृहस्पति ग्रह जो है वो इतना बड़ा है, इतने बड़े आकार का है कि वो आसपास के ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं को नष्ट कर देता है। वो गोल्डीलॉक्स जोन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो सिकुड़ जाता है। तो ये हमने देखा। अब जोवियन का अर्थ, जोवियन जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं ये है बृहस्पति के लिए, मतलब जोवियन शब्द का मतलब ही होता है जुपिटर यानी बृहस्पति। तो इसमें अधिकतर पार्थिव ग्रहों से ज़्यादा बड़े आकार के ग्रहों को शामिल किया गया है। इनका जो आकार है वो बहुत बड़ा होता है। पार्थिव ग्रह, इनके आगे बच्चे दिखाई देते हैं। और हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ सघन वायुमंडल यहाँ पाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि कमोबेश ये तारे जैसी संरचना दिखाते हैं। और सभी ग्रहों का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले एक ही समय में हुआ था। ऐसा नहीं है कि बहुत आगे पीछे बने हैं। इनके निर्माण में बहुत अंतर नहीं है, समय का बहुत अंतर नहीं। और अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन 2006 में जो प्राग में सम्मेलन होता है और ये जितने भी खगोलीय पिंड हैं इससे संबंधित खगोल विद वहाँ इकट्ठे होते हैं, विचार करते हैं, रिसर्च करते हैं और उसके बाद प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर देते हैं, क्योंकि ये केपलर के नियमों का पालन नहीं कर रहा था। और केपलर के जो 3 नियम हैं वो ग्रह की कंडीशन, मतलब किसी भी पिंड को ग्रह कहलाने के लिए आवश्यक है। तो ये हमने देखा। अब इसके बाद सौर मंडल को एक बार और देख लेते हैं, यहाँ दूरी, घनत्व और अर्धव्यास के आधार पे। तो सौर मंडल में सबसे पहला आप देखें बुध को, दूरी इसकी कितनी है? ये सूर्य से खगोलीय दूरी जो है उसको दिया गया है। मतलब ये है कि अगर पृथ्वी की मध्यमान दूरी 14,95,98,000 किलोमीटर, ये 1 यूनिट के बराबर है, ऐसा इसमें माना गया है। तो जो मानक है उसको ध्यान दीजिएगा। तो दूरी को अगर हम देखें तो यहाँ पर 0.387 ये है, ये खगोलीय मानक है। इसके बाद आप देखिए शुक्र को, तो 0.723 है, पृथ्वी की 1 है, मंगल की 1.5 है, बृहस्पति की 5.2 है, शनि की 9.5 है, यूरेनस की 19 है और नेपच्यून की 30 है लगभग। दशमलव के बाद वाला डाटा अगर आप नहीं भी याद रख सकते हैं तो जो बेसिक डिजिट है उसको याद रखिए। घनत्व की बात करें तो 5.44 ये बुध के लिए है, 5.2 जो है ये शुक्र के लिए है, पृथ्वी के लिए 5.55 है। मंगल के लिए आप देख रहे हैं अब क्रमशः घटता जाएगा, आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो घनत्व में कमी आती जाएगी। मंगल का और कम हो गया, बृहस्पति का आप देख रहे हैं एकदम ही कम है और सबसे कम होता है शनि का। शनि की ये कंडीशन है कि अगर पानी पर इसको रख दिया जाए तो ये तैरने लगेगा। और 1.17 ये यूरेनस का है और नेपच्यून का है 1.66। अर्धव्यास की बात करें तो इससे ग्रहों का विस्तार मालूम होता है। तो जो ग्रह जितना बड़ा होगा उसका अर्धव्यास उतना ही बड़ा होगा। अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या। तो 0.383 ये अर्धव्यास है बुध का, वैसे ही 949 जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बढ़ेगा। पृथ्वी का कितना है? 1 है। मंगल का कितना है? 0.533 है और बृहस्पति के लिए 11 है जबकि शनि के लिए 9 है। तो ये सब हमने देखा। ग्रहों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो सूर्य से निकटतम ग्रह जो है वो बुध है, न्यूनतम परिभ्रमण गति वाला जो ग्रह है वो शुक्र है और पृथ्वी से निकटतम ग्रह जो है वो भी शुक्र है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। सांझ का तारा, भोर का तारा, वो सारे नाम इसके हैं। जैसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र, उसके अलावा सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है वो भी शुक्र है, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति की वजह से। छल्ले वाला ग्रह जो है, तो छल्ले वाले 2 ग्रह हैं, शनि को हम देखते हैं, उसके अलावा अरुण के पास भी छल्ले हैं। सूर्य से सबसे ज्यादा दूर कौन सा ग्रह है? तो पहले तो प्लूटो था लेकिन अभी फिलहाल वरुण है। और सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह जो है वो भी वरुण है। मतलब 1 वर्ष की अवधि सबसे ज़्यादा, तो परिक्रमण काल जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही बड़ा 1 वर्ष होगा। तो सबसे दूर वाला जो ग्रह है उसका परिक्रमण काल सबसे ज़्यादा है। सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है और सबसे छोटा वर्ष वाला जो ग्रह है, मतलब 1 वर्ष की अवधि बहुत कम होती है, बुध पर जल्दी से अपना एक परिक्रमण पूरा कर लेता है। सबसे छोटा ग्रह भी बुध है और सबसे ज़्यादा तापांतर भी बुध पर ही पाया जाता है। दिन और रात के टेम्परेचर में जमीन आसमान का फर्क होता है। और सबसे ज़्यादा घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी है। सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला ग्रह जो है वो शनि है फिलहाल। पहले ये जो तगमा था ये बृहस्पति के पास था, लेकिन अभी बृहस्पति पीछे हो गया है और शनि जो है वो आगे। इसके बाद सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र है। हरे रंग का दिखाई देने वाला जो ग्रह है वो अरुण है, ये हरे रंग का दिखाई देता है। और धुरी पर अपनी सबसे तेज गति से परिभ्रमण करने वाला जो ग्रह है वो बृहस्पति है, इसकी रफ्तार भी बहुत तेज है। लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को। क्यों कहा जाता है जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। भोर का तारा शुक्र को कहते हैं, सांझ का तारा भी शुक्र को कहते हैं। ये चमकीला दिखाई देता है आसमान में। और देखें इस टेबल में और क्या चीज़ है। तो अभी टेबल जो है समाप्त हो गई है और नई वाली स्टार्ट हो गई है, जिसमें कि सूर्य से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देखेंगे। सूर्य हमारी पूरे सौर मंडल का केंद्र बिंदु है, मतलब पूरा सौर मंडल इसी की वजह से बना हुआ है और ये ऊर्जा का एकमात्र स्रोत भी है। तो इसमें आप देखिए कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में वैसे हम मोटे तौर पे कह देते हैं कि 8 मिनट लगता है, लेकिन टू बी एग्जैक्ट 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। समय कितना लगता है? 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। वो रेडिएशन जो कि एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है वो पृथ्वी तक पहुंचने में इतना समय लगा देता है। और सूर्य के प्रकाश की जो चाल है, तो प्रकाश की चाल ये हमेशा ही आप अगर निर्वात में नापेंगे, अंतरिक्ष में क्या है, वायुमंडल है नहीं, तो निर्वात की स्थिति यानी वैक्यूम की कंडीशन है, तो उसमें ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। एक प्रकाश वर्ष
सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी होती है। मतलब सूर्य का प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसको हम एक प्रकाश वर्ष में नापते हैं। और एक प्रकाश वर्ष को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करें तो ये 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। और किलोमीटर में बदल देंगे तो 3 कम हो जाएगा, 10⁻12 किलोमीटर हो जाएगा। सूर्य का व्यास बहुत ज़्यादा है, इसे आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक, और आगे चलते हैं। देखिए आयतन, तो आयतन आप ऐसे आंकड़े के तौर पे नहीं याद रख सकते, इसलिए यहाँ पर यह बताया गया कि पृथ्वी से 13 लाख गुना ज़्यादा है। इसका जो वॉल्यूम है वो पृथ्वी से 13 लाख गुना ज़्यादा है और द्रव्यमान जो है वो करीब 3,32,000 गुना पृथ्वी से ज़्यादा है। तो अब इसके आकार का अंदाजा आप ऐसे ही लगा सकते हैं। तलीय गुरुत्व पृथ्वी से 28 गुना ज़्यादा है और केंद्रीय घनत्व जो है वो 100 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। रासायनिक संगठन की बात करते हैं। ये जो तारे होते हैं ना, या तारे सरीखे ग्रह होते हैं, इनके अंदर घनत्व की बहुत अच्छाई नहीं होती है, घनत्व ज़्यादा नहीं पाया जाता क्योंकि गैसीय संरचना होती है। गैसों का घनत्व अपने आप ही आप जानते हैं कम होता है। रासायनिक संगठन में बेहिसाब इसमें हाइड्रोजन की उत्पत्ति और मात्रा है और हाइड्रोजन के ही आपस में संयोजन से, यानी जो संलयन की प्रक्रिया होती है उससे हीलियम का निर्माण होता है। उसके अलावा अन्य तत्व भी हैं 2.5%, यानी करीब करीब पूरा ही सूर्य जो है वो हाइड्रोजन से बना हुआ है और हाइड्रोजन का ही आपस में संयोजन होने से हीलियम वहाँ पर उत्पन्न होती है। फोटोस्फीयर जो इसका है, यानी इसकी जो सतह है उसका टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेल्सियस। ये सतह का तापमान है और केंद्र का तापमान बेसिकली ज़्यादा ही होगा। हर खगोलीय पिंड का जो केंद्र है वो तुलनात्मक रूप से सतह के ज़्यादा गर्म होता है। पहले वो पूरे ही जलते हुए गोले थे, क्योंकि आप जो पीछे बिग बैंग की थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें आप पढ़ते हैं कि एक हेवनली बॉडी थी जो कि जलती हुई थी, आग का गोला था, उसमें एक महाविस्फोट होता है और उसके कण चारों ओर बिखर जाते हैं। तो वो बहुत गर्म थी और उससे बनने वाले जितने भी पिंड या जितनी भी चीज़ें हैं वो भी गर्म होंगी। तो ऊपर की सतह ठंडी होती गई, तो ऊपर वाली सतह जब ठंडी हुई तो वहाँ जीवन की संभावनाएं या तमाम प्रक्रियाएं शुरू होती हैं। लेकिन जो केंद्र है वो अभी भी तप रहा है। पृथ्वी के साथ भी यही है, आप देखते हैं कि कोर जो है वो पिघली हुई अवस्था में है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर फोटोस्फीयर का ताप इसीलिए कम है और जो केंद्र है उसका ताप 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। मतलब अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इतना टेम्परेचर क्या कर सकता है। और सूर्य के जो धब्बे हैं ये सन स्पॉट हैं जो कि बनते हैं और बिगड़ जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये स्थिर हैं, जहाँ बने वहीं बने नहीं रह सकते, इनका स्वरूप बनता बिगड़ता रहता है और एक निश्चित अवधि में ऐसा होता है। तो सूर्य के जो धब्बे हैं वहाँ पर तापमान कम रहता है और इसीलिए वो धब्बे जैसा दिखाई भी देता है, एकदम लाल नहीं, अंगारे जैसा नहीं दिखाई देता, बल्कि वहाँ पे थोड़ा कालापन आ जाता है। तो ये धब्बों का टेम्परेचर जो है जो सतह पर बनते हैं ये 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। और ऊर्जा का उत्सर्जन कितना होता है, तो ये 1026 जूल पर सेकंड होता है। मतलब 1026 जूल ऊर्जा हर सेकंड मुक्त होती है। केंद्रीय दबाव 1 अरब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है और घूर्णन की अवधि जो है वो 25.38 दिन होती है भूमध्य रेखा के सापेक्ष। सूर्य की आयु करीब 5 बिलियन साल है लगभग, मतलब ये अंदाजा है। और सामान्य तारे का जो संभावित जीवन काल होता है वो 10 बिलियन साल का होता है, यानी सूर्य जो है वो आधी उम्र जी चुका है, आधा और बचा हुआ है। एक पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई है और ये अगर प्रकाश वर्ष में बदली जाए तो 3.6 प्रकाश वर्ष के बराबर होती है और प्रकाश वर्ष को आपने अभी ऊपर ही मीटर में बदला है, तो इससे अंदाजा लगता है कि प्रकाश वर्ष से भी बड़ा यह मात्रक है। और सूर्य की जो पृथ्वी से न्यूनतम दूरी है वो 14.70 करोड़ किलोमीटर है और अधिकतम दूरी, ऐसा नहीं है कि जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो परिक्रमण पथ हमेशा एक बराबर होता है। वो दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं हैं, तो दीर्घ वृत्त की सारी त्रिज्याएं एक बराबर नहीं होती हैं। कुछ त्रिज्याएं जो है वो छोटी होती है, कुछ बड़ी होती है। ठीक है, तो 14.70 करोड़ किलोमीटर ये न्यूनतम दूरी है और अधिकतम दूरी है 15.21 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी से माध्य दूरी जो है वो 14.98 है। ये तो हमने दो त्रिज्याओं के सापेक्ष देखा, लेकिन जो इसका माध्य अगर हम लेंगे तो माध्य हमें प्राप्त होगा 14.98 करोड़ किलोमीटर, इतना एक औसत दूरी है। आगे बढ़ते पृथ्वी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। तो हमारी पृथ्वी, इसमें आकृति को लेकर बहुत सारे विद्वानों में बहस हुई और तमाम कयास लगाए जाते हैं, लेकिन ये जियोइड शेप की है, न तो ये दीर्घ वृत्ताकार है और न ही गोलाकार है, बीच की आकृति है। और इसके जो ध्रुव हैं, मतलब ऊपर का नॉर्थ पोल और नीचे का साउथ पोल, उस पर यह चपटी है, यानी केंद्र से वहाँ पर दूरी कम है। और जहाँ भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है जो कि बीच से होकर गुजरता है, काल्पनिक रेखा है, वहाँ पे बल्ज पाया जाता है, यानी उभार पाया जाता है। तो पृथ्वी के अंदर भी जो त्रिज्याएं हैं वो एक बराबर नहीं है। कुल मिलाकर आकृति जियोइड है और अक्ष ध्रुवीय व्यास जो है वो 12,714 है। भूमध्य रेखीय व्यास ज़्यादा होगा तो वो 12,756 है, थोड़ा का ही अंतर। ध्रुवीय परिधि यानी जो घेरा है वो 40,008 किलोमीटर है और विषुवत रेखीय परिधि जो है वो 40,075 किलोमीटर। द्रव्यमान करीब करीब 5.97 × 10⁻24 टन है। किलोग्राम में नहीं दिया है, टन में दिया है, तो इसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जलीय भाग यानी जल की उपस्थिति ज़्यादा है और पानी की उपस्थिति की वजह से ही पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। इसका रंग, ये कारण है इसके पीछे। तो 71% पानी है और स्थलीय भाग जो है वो 29% ही पाया जाता है, यानी जमीन की मात्रा काफ़ी कम है, 29%।
आयतन अगर हम पृथ्वी का देखें तो 10.83 × 10⁻11 घन किलोमीटर इतना पड़ता है। तो औसत घनत्व को हमने देखा 5.52, ये पानी के घनत्व के सापेक्ष है। और पृथ्वी की जो अनुमानित आयु है वो 4.6 बिलियन वर्ष है। लगभग सारे ग्रहों को हम इसी आयु का मानते हैं। और धरातल का क्षेत्रफल करीब 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। परिभ्रमण का समय 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का है। परिभ्रमण काल जो है वो कितना है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। ये पूरी तरह से 24 नहीं है। और परिक्रमण का समय भी पूरी तरह से 365 नहीं है। ये 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड एग्जैक्टली होता है। अब इसे हमने देखा। इसके बाद परिक्रमण का वेग कितना है? तो 29.8 किलोमीटर पर सेकंड है। ये परिक्रमण की रफ्तार है। सूर्य से न्यूनतम दूरी है 14.70 और अधिकतम दूरी है 15.21। ये दोनों करोड़ किलोमीटर में है, ये ध्यान दीजिएगा। सूर्य से माध्य दूरी, ये दो हमने निकाला तो इसका माध्य ले लेंगे, तो 14.98 करोड़ किलोमीटर सूर्य से पृथ्वी दूर है। चंद्रमा से दूरी कितनी है? तो 3,84,000 किलोमीटर है चंद्रमा से दूरी। इसके साथ साथ और इसी वजह से चंद्रमा नज़दीक है, छोटा आकार होने के बाद भी इसका गुरुत्व पृथ्वी पर ज़्यादा काम करता है। तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति में ये बड़ा रोल प्ले करता है। समुद्र तल से स्थल की जो सर्वाधिक ऊंचाई है, तो सबसे ऊंचा बिंदु पृथ्वी का कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। पूरी दुनिया भर में हिमालय की जो पर्वतमालाएं हैं उसमें पाया जाता है। तो ये सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंचा स्थान। और फिलहाल इसकी ऊंचाई में भी बदलाव लगातार हो रहे हैं, क्योंकि हिमालय नीचे से ऊंचा हो रहा है। टेथिस सागर में बल पड़ने की वजह से, वलन पड़ने की वजह से हिमालय की उत्पत्ति हुई और इसकी ऊंचाई निरंतर बढ़ रही है। तो माउंट एवरेस्ट भी धीरे धीरे करके ऊंचा होता जा रहा है। हमारी जो भारतीय उपमहाद्वीपीय प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट होती जा रही है, ऊंचाई बढ़ती जा रही है। तो एवरेस्ट की फिलहाल की जो नापी गई ऊंचाई है वो 8,848.86 मीटर है। ये हमने देखा। ये भविष्य में और बढ़ेगी, हालांकि बेहिसाब बढ़ सकती है, ऐसा भी नहीं है। उसकी एक सीमा है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसे सीमित रखेगा। समुद्र तल से सागर की सबसे ज़्यादा गहराई कहाँ पे है? तो प्रशांत महासागर में एक गर्त पाया जाता है, ट्रेंच पाया जाता है, मैरियाना। वो सबसे गहरा बिंदु है। और कितना? तो 11, यहाँ आप देख रहे हैं 11,033 मीटर, ये इसकी गहराई। अब इसके बाद आगे की जानकारियों को देख लेते हैं। अब हम शैलों के बारे में देख लेते हैं। तो शैलों के बारे में अगर देखें तो पृथ्वी की जो परपटी है यानी क्रस्ट है वो शैलों से यानी चट्टानों से बनी है। और शैल का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों के मिलने से होता है। आमतौर पे कॉम्बिनेशन ही होता है। शैल कठोर नरम दोनों प्रकार के हो सकते हैं। शैल शब्द जब हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि ये कठोर ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। शैल नरम भी हो सकते हैं और विभिन्न रंगों के हो सकते हैं। ग्रेनाइट जो है वो कठोर है, सेलखड़ी जो है वो नरम होता है दोनों शैल ही, मतलब दोनों ही रॉक्स हैं। ग्रेबो काले रंग का होता है, क्वार्टजाइट दूधिया रंग का, मतलब सफ़ेद होता है। तो रंग का भी फर्क पाया जाता है। कहने का मतलब ये कि कोई बेसिक परिभाषा इसमें नहीं है। तो शैलों में खनिज घटकों का कोई निश्चित संगठन भी नहीं होता है। हम ये नहीं कह सकते कि एक बराबर मात्रा इसमें पाई जाएगी। शैलों में सामान्य तौर पर पाए जाने वाले खनिज पदार्थ जो हैं वो फेलस्पार और क्वार्टज होते हैं। ये पाए ही जाते हैं, ज़्यादातर बेसिक मटेरियल के तौर पर हम इन्हीं को देखते हैं। अब शैलों की और स्थलाकृतियों की अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो शैलों और मृदाओं का जो निकट संबंध है उसको भी हम देखेंगे, क्योंकि शैलों के ही अपर्दन से, चट्टानों के ही घिसने की वजह से मिट्टियाँ बनी हैं। मिट्टी की जो परतें हैं वो ऐसे ही बनती गई हैं। तो भूगोल शास्त्रियों को शैलों का मौलिक ज्ञान होना आवश्यक था। और शैलों के प्रकार जो है उसे आप देखें तो ये सारी जो बातें हैं ये सिर्फ घुमाने के लिए हैं। असली आपके काम की बात यहाँ से शुरू होती है। मतलब आग्नेय शैल, अवसादी और रूपांतरित, यही 3 प्रकार हैं। अब इसकी परिभाषा आपको अच्छे से देखनी है। तो मैग्मा और लावा से ये भरपूर होते हैं। मतलब जो पृथ्वी के अंदर से मैग्मा और लावा रिलीज होता है, उसके जमाव की वजह से आग्नेय शैलों की उत्पत्ति होती है और ये कठोर होते हैं। इसके बाद अवसादी शैल जो है वो बहिर्जनित प्रक्रियाओं से बनते हैं। इसमें परतें होती हैं, बहुत सारी परतें होती हैं जो कि समय के साथ साथ विकसित होती हैं। रूपांतरित जो है वो इन्हीं दोनों शैलों का रूप परिवर्तन हो जाने से बनते हैं। ये मोटी परिभाषाएं। तो आइए थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं। पहले हम आग्नेय शैलों को देखेंगे। तो आग्नेय शैलों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के मैग्मा या लावा से होता है। पृथ्वी के अंदर बहुत गर्मी है और वो गर्मी जब ऊपरी सतह तोड़कर बाहर निकलती है तो उसे हम वॉल्केनिक इरप्शन कहते हैं, यानी ज्वालामुखी का उद्गार कहते हैं। और जो उद्गार के परिणाम स्वरूप अंदर का पदार्थ बाहर आता है वो बाहर की सतह पर जमता जाता है और इस प्रकार से इन चट्टानों की, इन शैलों की उत्पत्ति होती है। और यही शुरुआती है, क्योंकि टेक्टोनिक मूवमेंट लगातार चले हैं और उसी की वजह से महाद्वीपों का विकास हुआ है। या तत्काल की जो दुनिया हमें दिख रही है, वर्तमान में जो दुनिया हमें दिख रही है, ये इस आकार में तभी आ पाई है। तो टेक्टोनिक मूवमेंट जब भी होते हैं, यानी विवर्तनिकी जब भी घटित होती है, तो उसकी वजह से ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, अशांति फैलती है, अंदर की जो गर्मी है, मैग्मा है, वो रिलीज होता है बाहर की ओर। ठीक, तो ये कंडीशन हुई और उसके बाद शुरुआत इन्हीं से हुई, मतलब इन्हीं चट्टानों के बनने से हुई। इन्हें प्राथमिक शैल इसीलिए कहा जाता है। मैग्मा ठंडा होता है, घनीभूत होता है, यानी जमता है कुल मिलाकर, और आग्नेय शैल बनते हैं। इग्नियस का मतलब ही होता है, मतलब इग्निस जो शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है आग। ठीक, तो इनका नाम रख लिया गया इग्नियस रॉक, यानी आग से बनी हुई चट्टानें, और ये गलत नहीं।
जब हम अपनी ऊपरीगामी गति में मैग्मा ठंडा होकर, यहाँ देखें आपकी जो ऊपरीगामी गति है, ऊपरीगामी गति का मतलब क्या, नीचे से ऊपर की ओर जो मैग्मा है या लावा है वो बाहर आ रहा है अपना लावा चैम्बर, और जो पतली पतली नलिकाएं हैं उसके सहारे ऊपर की सतह को तोड़ता है, प्रेशर अंदर से बनता है तो ऊपर की सतह जो है वो टूट जाती है और मैग्मा बाहर की ओर रिलीज होता है और बाहर जाकर ये ठंडा होकर ठोस बन जाता है, तो इसे चट्टान कहते हैं। तो ये कॉमन चीज़ है, एक ही परिभाषा को बार बार रिपीट किया जा रहा है। अब आग्नेय शैलों का वर्गीकरण इनकी बनावट के आधार पर किया जाता है। इनकी बनावट इसके कणों और आकार तथा व्यवस्था और पदार्थ की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। अब आप देख रहे हैं कि आग्नेय शैलों का वर्गीकरण इनकी बनावट के आधार पर किया गया है। इनकी बनावट जो है वो इनके कणों की आकार और व्यवस्था पर निर्भर करती है, मतलब कणों का आकार कैसा है, कण कैसे व्यवस्थित हुए हैं, इसको हम इस चीज़ में देखते हैं। पदार्थ की भौतिक अवस्था पर भी ये निर्भर करती है, पदार्थ किस अवस्था में है, मतलब ठोस है, द्रव है या गैस है, इस पर भी ये आश्रित होती है। यदि पिघले हुए पदार्थ धीरे धीरे गहराई तक ठंडे होते हैं तो खनिज के कण जो है वो पर्याप्त बड़े होते हैं, मतलब इन्हें ठंडा होने में अगर काफ़ी समय लग जाता है तो कण बड़े आकार के होते हैं, और जल्दी ठंडा हो जाएगा तो कण जो है वो छोटे आकार के होंगे। सतह पर हुई आकस्मिक शीतलता, मतलब एक झटके में अगर ठंडा हो गया, शीतलन हो गया, तो छोटे और चिकने कण बनते हैं, वो अभी आपको बताया। शीतलता की मध्यम परिस्थितियां अगर होती हैं तो आग्नेय शैल को बनाने वाले मध्यम आकार के कण भी हो सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल आप जानते हैं, जैसे ग्रेनाइट है, ग्रेबो है, पेगमेंटाइट है, बेसाल्ट, ब्रेशिया, टफ, ये सब जो है ये प्रकार हैं। अगर आप हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर है, आप इन पर संपर्क कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, अवसादी शैलों को देखते हैं। तो ये जो सेडिमेंट्री रॉक है, सेडिमेंट्री शब्द ये कहाँ से निकल कर आया है, लैटिन भाषा से निकला है, और सेडिमेंटस मूल शब्द है जिससे कि इसकी उत्पत्ति हुई है। इसका मतलब होता है व्यवस्थित होना। तो ये व्यवस्थित हुए हैं एक परत के बाद दूसरी परत, तो ये परत दर परत बनते गए। और पृथ्वी की सतह की जो शैलें हैं उसमें अपक्षयकारी कारकों का परिणाम होता है कि ये अनावृत होती रहती है, यानी इनका जो ऊपर का सरफेस होता है, ऊपर की परत होती है, वो हटती रहती है और नई बनती रहती है। तो ये चीज़ है, सघनता के द्वारा ये संचित पदार्थ शैलों में परिणत हो जाते हैं, और ये प्रक्रिया जो है इसको शिलीभवन कहा जाता है, यानी लिथिफिकेशन कहा जाता है। बहुत सी अवसादी शैलों में निक्षेपित परतें यानी शिलीभवन के बाद भी अपनी विशेषताएं उनकी बनी रहती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि परत बनी तो उसकी जो अंदर की विशेषता है वो खत्म हो गई, वो अपने गुणों को उसमें सजो कर रखती है। तो अलग अलग सांद्रताएं पाई जाती हैं, पदार्थों की भिन्न भिन्न सांद्रताएं, ये अवसादी शैलों की विशेषता होती है। निर्माण की पद्धति के आधार पर अवसादी शैलों को हम 3 भागों में बांटकर देख सकते हैं। यांत्रिकी के रूप में एग्जाम्पल के तौर पे बालुकाश में है, पिंडशिला है, चूना प्रस्तर है, शैल है, विमृदा है इत्यादि। कार्बनिक रूप से बनने वाले जैसे कि गेजराइट है, और आप देख रहे हैं खड़िया है, चूना पत्थर है, कोयला है, ये सब है। रासायनिक रूप से श्रृंग प्रस्तर है, चूना पत्थर है, हेलाइट है, पोटाश है, ये सारे हैं। तो 3 प्रकार से निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत हम इन्हें बांटकर पढ़ते हैं। अब इसके बाद आप देखें कायांतरित यानी रूपांतरित शैलों को, तो स्वरूप में परिवर्तन ये इसका तात्पर्य है, और दाब, आयतन और तापमान जब इनका बदलाव होता है, ये कम या अधिक होते हैं, तो परिणाम ये होता है कि शैल बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। तो यह शैल जो है ये दाब, आयतन या तापमान इनमें परिवर्तन के द्वारा ही बनते हैं, अर्थात बिगड़ भी सकते हैं, जैसा कि आपको बताया। जब टेक्टोनिक मूवमेंट होता है, विवर्तनिकी की प्रक्रिया होती है, तो शैलों का जो निचला स्तर है, मतलब पूरे ही जो शैल है यानी चट्टाने हैं, वो बलपूर्वक खिसक जाती हैं, अपनी जगह छोड़ देती हैं, और भूपृष्ठ से उठता पिघला हुआ मैग्मा भूपृष्ठीय शैलों के संपर्क में आता है, और ऊपरी शैलों के कारण नीचे की जो शैल है उन पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, तो इस वजह से भी उनका रूपांतरण होता है। मतलब रूपांतरण के यहाँ पे कारक बताए गए कैसे होता है। ज्वालामुखी उद्गार के परिणाम स्वरूप भी ऐसा हो सकता है, या दबाव के परिणाम स्वरूप भी ऐसा हो सकता है कि कोई एक चट्टान दूसरी चट्टान को ज़्यादा दबाव में रख रही है, तो उससे उसका स्वरूप परिवर्तित हो गया। तो कायांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें कि समेकित शैलों में पुनः क्रिस्टलीकरण शुरू हो जाता है, यानी पदार्थ को फिर से बनाने का एक ढांचा तैयार होने लगता है, और वास्तविक शैलों में पदार्थ पुनः संगठित हो जाते हैं। तो ये तो हमने देखा। अभी शैल चक्र को देख लेते हैं। तो शैल चक्र, मतलब शैल चक्र के अंतर्गत होता क्या है, शैलें अपने मूल रूप में अधिक समय तक नहीं रहती है, बल्कि इनमें परिवर्तन हो जाता है, और शैल चक्र एक सतत प्रक्रिया होती है। पुरानी शैलें जो है वो परिवर्तित होती हैं और उनका एक नया रूप सामने आता है। तो ऐसे ही तो ये बने ही हैं। आग्नेय शैलें प्राथमिक शैलें हैं, अवसादी और कायांतरित जो है वो अन्य में आते हैं। तो प्राथमिक शैलों से ही ये सब बने हैं, मतलब आग्नेय शैलों का ही अपर्दन, अवसादन इत्यादि हुआ, जो बाह्य कारक होते हैं जलवायु के, जो कि समतल बनाने का काम करते हैं, तो वो शैलों को घिसते हैं, और नतीजे के परिणाम स्वरूप जो अवसाद वहाँ से निकलते हैं, सेडिमेंट वहाँ से निकलते हैं, वो जगह जगह जमा होने लगे, तो परतें बनने लगी, तो इससे अवसादी शैल बने, और बाद में इन्हीं का स्वरूप किसी कारणवश परिवर्तित हो गया, तो ये रूपांतरित बन गए। यानी मूल रूप से जो शैल है वो कौन से हैं, आग्नेय हैं, और आग्नेय शैलों को इसीलिए प्राथमिक कहा जाता है। अवसादी शैलें अपखंडों में परिवर्तित हो सकती हैं, और ये अपखंड जो है ये अवसादी शैलों के निर्माण का एक स्रोत भी हो सकते हैं। तो ये सारी बातें इसमें कही जा रही है। एक चीज़ और कही गई कि जो भूपृष्ठीय पत्रक है उसके आंशिक या पूर्ण भाग संस्करण पत्रक, यानी जो प्लेट कन्वर्जेंस होता है उस क्षेत्र में, प्लेट कन्वर्जेंस ये भी एक प्रक्रिया है, तो इस क्षेत्र में जितने भी अन्य प्लेटें हैं वो नीचे की ओर चली जाती हैं। तो इसमें आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो प्लेट नीचे की ओर जा रही है
वो पृथ्वी के आंतरिक भाग के संपर्क में आ रही है और आंतरिक भाग के संपर्क में आएगी तो टेम्परेचर वहाँ बढ़ेगा और वो जो अंदर का हिस्सा सेल का दबा हुआ है वो मैग्मा में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया एस्थेनोस्फीयर में होती है, इसे आप देख। तो अंदर इन शैलों के पिघलने से मैग्मा तैयार होता है, मतलब इन शैलों का पिघला हुआ रूप वहाँ पर द्रव अवस्था में विद्यमान हो जाता है और जब ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है, अंदर तापमान और दाब की अधिकता हो जाती है, तो वो प्रेशर बाहर की ओर रिलीज होता है किसी दरार से और ऐसे ज्वालामुखी उद्गार होता है और फिर ये मैग्मा बाहर आता है और आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। तो ये प्रक्रिया सतत है, मतलब शैल बनते हैं, उनका रूप बदलता है और वो नष्ट भी होते हैं। नष्ट होने के बाद एक बार फिर से मैग्मा बनते हैं, मैग्मा बनने के बाद फिर रिलीज होते हैं और फिर से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। तो शुरुआत जो है वो आग्नेय चट्टानों से होती है। ये आपको जो नीचे दर्शाया गया है ना, ये एक डायग्राम जैसा है, डायग्राम कम ये चार्ट जैसा दिखाई दे रहा है। तो इससे आपको ये पता लगेगा कि जो चट्टानें हैं वो आपस में ही रूप बदल रही हैं। यहाँ आप देखें कि आग्नेय शैल है, आग्नेय शैल का रूपांतरण होगा तो ये कायांतरित कहलाएगा। और पृथ्वी के अंदर जब कायांतरित चट्टानों का पिघलने की प्रक्रिया होती है, मतलब वो मेल्ट होती है नीचे जाकर, तो उससे मैग्मा बनता है, मैग्मा रिलीज होता है तो आग्नेय शैल बनते हैं। आग्नेय शैलों का अपर्दन और अपक्षयन होता है तो उससे जो पदार्थ तैयार होता है उससे परतें बनती हैं तो अवसादी शैल जनरेट होते हैं। अवसादी शैलों का भी रूप बदल जाता है तो वो कायांतरित बन जाते हैं। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से संबद्ध हैं। ये अपक्षयन और अपर्दन की प्रक्रिया है जिसे कि आप देख रहे थे। अब यहाँ पर अवसादी शैलों के रूपांतर से बनने वाली शैलें और आग्नेय के रूपांतर से बनने वाली शैलों को हम देखेंगे। साथ में कुछ रूपांतरित चट्टानों का फिर से रूप बदलता है तो उनको भी हम देखेंगे। तो इसमें आप देखें सबसे पहले अवसादी शैलों को, तो सबसे पहला है शेल, ठीक। और ये आप देख रहे हैं चूना पत्थर और डोलोमाइट के रूप परिवर्तन से क्या बनता है, संगमरमर बनता है। चाक और डोलोमाइट का भी अगर रूप बदलता है यानी रूपांतरण होता है तो संगमरमर तैयार होगा। तो संगमरमर क्या है, ये एक रूपांतरित चट्टान है। और शेल का जब रूपांतरण होता है तो स्लेट तैयार होती है। बालू का पत्थर का जब बलुआ पत्थर जो है उसका जब रूपांतरण होता है तो क्वार्टजाइट बनता है। और कांग्लोमरेट और बड़े बड़े कण वाली जो आग्नेय चट्टानें होती हैं उनके भी रूपांतरण से क्वार्टजाइट का ही निर्माण होता है। इसके बाद आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से बनी, अब जब आग्नेय चट्टानों का रूपांतरण होता है तो कौन सी शैलें बनती हैं उसको भी देख लेते हैं। तो ग्रेनाइट से बनता है नीस, ग्रेनाइट का जब रूपांतरण होता है तो नीस तैयार होता है। और बेसाल्ट का यदि रूपांतरण होगा तो एम्फीबोलाइट और सिस्ट का निर्माण होगा। ये दोनों चीज़ें बन सकती हैं। अब इसके बाद कुछ रूपांतरित चट्टानें जो है उनका भी रूप परिवर्तित होता है तो उससे भी नई शैलों का या नई चट्टानों का निर्माण होता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि स्लेट का जब रूपांतरण होता है तो फाइलाइट बनता है और फाइलाइट भी रूपांतरित होता है। तो फाइलाइट अगर रूपांतरित होता है तो उससे सिस्ट तैयार होता है। और अगर ग्रेबो का रूपांतरण होगा तो सर्पेंटाइन बनेगा। ये चट्टानों की प्रक्रिया है। ये सब हमने देखा। थोड़ा सा ज्वालामुखी को देख लेते हैं। तो ज्वालामुखी उद्गार, जब भी हम इसका अध्ययन करते हैं तो उद्गार की प्रवृत्ति और धरातल पर विकसित आकृतियों के आधार पर ज्वालामुखियों का हम वर्गीकरण कर पाते हैं। और जब हम वर्गीकरण करते हैं तो कुछ ज्वालामुखियों को आप देख रहे हैं जैसे कि शील्ड वॉल्केनो है। अब ये जो शील्ड ज्वालामुखी है इसमें होता क्या है, तो बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में शील्ड ज्वालामुखी जो है ये सबसे बड़े होते हैं। एक चीज़ जान लीजिए, ज्वालामुखी कोई पर्वत नहीं है, ये पृथ्वी के ऊपर यानी पृथ्वी की जो सतह है उसके ऊपर बना हुआ एक छिद्र, एक दरार है जिससे कि अंदर की गर्मी, अंदर का जो गर्म पदार्थ है, प्रेशर है, वो बाहर रिलीज होता है, मैग्मा के रूप में बाहर आता है। तमाम पदार्थ और गैसें अंदर से निकलते हैं और वो उस छिद्र के चारों ओर समय के साथ साथ जमा होते जाते हैं। और यही उद्गार जब बार बार रिपीट करता है तो वो जमाव बढ़ता जाता है और एक ढेर का रूप ले लेता है। और यही ढेर जो है इसे ज्वालामुखी शंकु कहा जाता है। तो ये उद्गार के परिणाम स्वरूप निकलने वाले पदार्थों से बना हुआ होता है। ऐसा कोई पहाड़, जैसे पहाड़ की सामान्य बनने की प्रक्रिया है वैसे ये नहीं बनता। तो ये हमने देखा। और शील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल है। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल है। ये ज्वालामुखी मुख्य रूप से बेसाल्ट से बने होते हैं और तरल लावा के ठंडे होने से इनका जो शंकु है वो विकसित होता है। ये लावा उद्गार के समय बहुत तरल होता है यानी बहुत गीला होता है और इसी वजह से इन ज्वालामुखियों का जो ढाल है वो तीव्र नहीं होता। ऐसा नहीं कि खड़ा ढाल है, काफ़ी आरामदेह ढाल होता है। अब यदि किसी निकास नालिका, मतलब जो बाहर निकलने के लिए पतली पतली नलिकाएं ज्वालामुखी के अंदर होती हैं, अंदर की गर्मी और मैग्मा बाहर रिलीज होने के लिए पतली अवनालिकाएं बन जाती हैं, तो अगर वो नालिका यानी वेंट जो है उससे पानी अंदर चला जाए, अंदर क्या है बहुत गर्मी है और ऊपर से क्या हुआ ठंडा पानी अंदर चला गया, तो ज्वालामुखी में विस्फोट भी हो सकता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे गर्म तेल कढ़ाई में है और उसमें थोड़ा पानी आप डाल दीजिए और नतीजा देखिए, तो वही चीज़ होती है इस ज्वालामुखी के साथ। और सामान्यतः ज्वालामुखी मतलब जो इनकी सामान्य प्रवृत्ति है ये कम विस्फोटक होते हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो उसके बाद ये विस्फोटक हो सकते हैं, भयानक तरीके से विस्फोट हो सकता है। इन ज्वालामुखियों में लावा फव्वारे के रूप में बाहर आता है और निकास पर एक शंकु बनता है जिसे कि सिंडर कोन कहा जाता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं। इसके बाद कंपोजिट वॉल्केनो का नंबर आता है और कंपोजिट वॉल्केनो जो है ये बेसाल्ट की अपेक्षा, मतलब बेसाल्टिक वॉल्केनो आपने देखे
तो बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे और गाढ़े लावा के उद्गार से बनते हैं। मतलब लावा जब ठंडा क्रमशः होगा, उसकी गर्मी कम होती जाएगी तो उसमें गाढ़ापन बढ़ता जाएगा, तो उस प्रकार के लावा के उद्गार से ये बनते हैं। और ये ज्वालामुखी भीषण विस्फोटक होते हैं, क्योंकि लावा गाढ़ा होता है, उसको बाहर आने में थोड़ा ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, ऊपर की सतह को हटाना पड़ता है, तो इसके लिए भयंकर विस्फोट होता है। और इससे लावा के साथ भारी मात्रा में जो ज्वलखंडाश्मी है, यानी जो चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े हैं, तपती हुई चट्टानें हैं, पदार्थ हैं, तमाम पृथ्वी के अंदर से निकले हुए राख है, वो सब बाहर निकलते हैं, धरातल पर पहुंचते हैं। और ये पदार्थ निकास नली के आसपास परतों के रूप में जमा हो जाते हैं। और जब जमाव पूरा ढेर बन जाता है तो एक ज्वालामुखी का पूरा कोन तैयार हो जाता है, शंकु तैयार हो जाता है। इसके बाद काल्डेरा को देख लीजिए, जिसे कि ज्वालामुखी कुंड भी बोलते हैं। तो ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी होते हैं। पिछले जो हमने देखे दो, वो कम विस्फोटक थे, ये तुलनात्मक रूप से ज़्यादा विस्फोटक होते हैं। आमतौर पर इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि जब इनमें विस्फोट होता है, यहाँ आप देखें, जब इनमें विस्फोट होता है तो ऊंचा ढांचा बनाने की बजाय ये खुद नीचे धंस जाते हैं। मतलब वो ऊपर की जो पूरी जगह है, ऊपर की जो पूरी कैनोपी इनकी थी, वो उड़ जाती है, वो धमाके के साथ वहाँ से अलग विस्थापित हो जाती है और वहाँ पर गड्ढा तैयार हो जाता है। और बाद में ये ठंडे होते हैं तो उसी गड्ढे में पानी भर जाता है, तो पानी भरने से वहाँ पर झीलें तैयार हो जाती हैं। ऐसा तो है नहीं कि ज्वालामुखी का उद्गार हर दूसरे तीसरे दिन हो रहा है, ये कई सौ वर्ष के अंतराल पे होता है। कुछ जो है वो सुप्त ज्वालामुखी हैं, तो उनके साथ यही है। बाकी जो सक्रिय हैं, हमेशा लावा और आग उगलते रहते हैं, उनकी बात अलग है। लेकिन जो सुप्त ज्वालामुखी है, यानी बहुत समय पहले उसमें उद्गार हुआ था, तत्काल में कोई सक्रियता नहीं है, तो उसमें मान लीजिए कि काल्डेरा तैयार भी हो गया, एक गहरा गड्ढा उनके मुंह पर बन गया, सारा जो ऊपर का हिस्सा था वो धमाके के साथ परखंचे उसके उड़ गए, तो उस गड्ढे वाले जगह पे समय के साथ वर्षा होगी तो पानी का जमा हो जाता है, तो झीलें तैयार हो जाती हैं। तो ये सब आपने देखा। और उसके बाद आप देखें कि मैग्मा का भंडार न केवल विशाल है, मतलब ये जो काल्डेरा होते हैं, ज्वालामुखी कुंड होते हैं, इनका मैग्मा का भंडार बहुत बड़ा होता है, ताकत इनके पास ज़्यादा होती है। तो ये बहुत पास में होता है, मतलब ये है कि मैग्मा जो है वो सतह के काफ़ी करीब में होता है, तो ऊपर आने में उससे ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता और वो धमाके के साथ बाहर आता है। और इनके द्वारा निर्मित जो पहाड़ियाँ होती हैं वो मिश्रित ज्वालामुखी की तरह से दिखाई देती हैं। अब ऐसा है कि इनके मुंह से जो मुंह के ऊपर जमा हुआ पदार्थ था, वो नीचे वाला जब मैग्मा बाहर आने लगता है तो वो धमाके के साथ वहाँ से उड़ जाता है और वो आसपास जमा होता है, तो आसपास कुछ चट्टानों का निर्माण होता है, उनके बारे में कहा जा रहा है। इसके बाद आप भूकंप को देख लीजिए। तो भूकंप में हम ये कह सकते हैं कि भूकंप एक शब्द है, इसका मतलब क्या है? भू मतलब पृथ्वी और कंप मतलब कांपना, तो पृथ्वी का कंपन, ये प्राकृतिक प्रक्रिया है। ऊर्जा के निकलने के कारण, मतलब अंदर से जो पृथ्वी के अंदर बहुत सारी बेहिसाब ऊर्जा है, उसके बाहर रिलीज होने की वजह से तरंगें उत्पन्न होती हैं, जो कि चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं में फैलकर पृथ्वी की सतह में फैलकर कंपन पैदा करती है। तो ये पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा है और कुछ नहीं। वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है उसे फोकस कहा जाता है, यानी भूकंप का वो उद्गम केंद्र होता है, और इसे अवकेंद्र भी कहा जाता है, यानी हाइपोसेंटर के नाम से भी हम जानते हैं। तो फोकस और हाइपोसेंटर दोनों की परिभाषा आप देख रहे हैं। और भूतल पर वह बिंदु जो कि उद्गम केंद्र के समीपतम होता है, यानी सबसे पहले वहीं पर लक्षण दिखाई देते हैं, तो उसको अधिकेंद्र कहा जाता है, यानी एपिसेंटर कहा जाता है। अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि फोकस के ये सबसे नजदीक वाला पॉइंट होता है जहाँ पे तरंगें पहली बार प्रत्यक्ष होती। और अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर होता है, मतलब उद्गम केंद्र कहीं गहराई में है तो उससे अधिकेंद्र जो है वो कहीं करीब में होता है, और ये सतह पर जगह होती है जहाँ पर भूकंप को हम पहली बार महसूस करते हैं, और 90 अंश का कोण दोनों के बीच में बनता है, यानी समकोण की अवस्थिति होती है। वैसे तो भूकंप आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़े पैमाने पर जो भूकंप आते हैं और जो ज़्यादा परिवर्तन ले आने वाले, उथल पुथल करने वाले भूकंप होते हैं, वो टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से होता है। और यह जो भूकंप होते हैं ये भ्रंश तल के जो किनारे होते हैं उनके चट्टानों के सरक जाने से उत्पन्न होते हैं। अब भूकंप के प्रकारों को भी देख लेते हैं। तो भूकंप के प्रकारों को अगर हम देखें तो सामान्य विवर्तनिकी भूकंप ही ज़्यादातर हम देखते हैं या हमें ज़्यादा महसूस होते हैं। ये भूकंप भ्रंश तल के किनारों पर चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। भ्रंश बनता है, चट्टानें वहाँ से खिसकती हैं और इसकी वजह से पृथ्वी की सतह में हलचल होती है। एक विशिष्ट वर्ग के विवर्तनिकी भूकंप को ज्वालामुखी जन्य भूकंप समझा जाता है, मतलब वॉल्केनिक इरप्शन उसके साथ साथ ही होता है, ये प्रक्रिया है। और ये भूकंप अधिकांशतः सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों में ही सीमित होते हैं, मतलब ऐसे ज्वालामुखी क्षेत्र जहाँ पर ज्वालामुखी कोन जो है वो सक्रिय अवस्था में होते हैं, उनमें हाल फिलहाल में उद्गार हुआ है या लगातार हो रहा है, तो वहाँ हलचलें ऐसी होती रहती हैं, मतलब लगातार कंपन होते रहते हैं। खनन क्षेत्रों में कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य से भी जो भूमिगत खानें होती हैं उनकी छत ढह जाती है और हल्के झटके महसूस होते हैं, तो ये मानव जनित है। जो ज़्यादा बड़े वाले भूकंप हैं वो टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से आते हैं, इन्हें नियात कहा जाता है, यानी कोलैप्स भूकंप कहा जाता है। कभी कभी परमाणु और रासायनिक विस्फोट से भी भूमि में कंपन उत्पन्न होता है। जो परमाणु और रासायनिक विस्फोट है, मतलब मान लीजिए कहीं पर परमाणु परीक्षण किया गया तो जमीन आसपास की लगी थर्राने, कांपने, तो ये भूकंप के तौर पे रिकॉर्ड होता है और इससे हल्के झटके महसूस होते हैं। ये एक्सप्लोजन यहाँ आप देख रहे हैं, ये एक्सप्लोजन क्वेक कहे जाते हैं, मतलब अर्थ क्वेक जो है ही है, लेकिन ये एक्सप्लोजन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं, ये इसका नतीजा है।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि कुछ भूकंप जो है वो बड़े बांध वाले क्षेत्रों में आते हैं। पानी का ज़्यादा जमाव कर लेने की वजह से वो पानी का दबाव ज़मीन की सतह पे पड़ता है, तो वहाँ की जो सतह है वो कांपने लगती है। तो ये रिजर्वायर इसमें जो होते हैं उसमें दरारें आ जाती हैं, मतलब बड़े बड़े जलाशयों में पानी इकट्ठा करके रखा है, तो जलाशयों की जो दीवारें हैं वो दरार से प्रभावित हो जाती हैं, तो ये दुर्घटना की वजह बन जाती है। कोयना वाला जो भूकंप था वो इसी वजह से आया था। भूकंप के प्रभाव विनाशकारी ही होते हैं, देखने में विनाशकारी होते हैं, बाकी निर्माण करना भी इनका उद्देश्य हो सकता है। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, ये तो आप जानते हैं। भूमि का हिलना, धरातलीय विसंगति और भूस्खलन, पंखस्खलन, मृदा द्रवण यानी सॉलिड लिक्विफिकेशन, इसके अलावा धरातल का एक तरफ झुकना, हिमस्खलन, धरातलीय विस्थापन, तटबंध टूटना, आग लगना, इमारतें टूटना, तमाम विनाश की जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब होती हैं। और अगर समुद्र के अंदर भूकंप आया तो सुनामी भी आ सकती है। भूकंप की तीव्रता विमुक्त ऊर्जा की, यहाँ आप देख रहे हैं, भूकंप की तीव्रता विमुक्त ऊर्जा की सूचक होती है। जो तीव्रता हम लोग नापते हैं वो असल में क्या है, जितनी एनर्जी पृथ्वी के अंदर से रिलीज होती है उसको हम नाप रहे होते हैं। और भूकंप की तीव्रता का मापन रिक्टर स्केल और मर्केली स्केल में किया जाता है। सीस्मोमीटर से भूकंपीय तरंगों की तीव्रता नापी जाती है। और सुनामी शब्द को तो आप जानते ही हैं कि ये जापानी भाषा का शब्द है, और सु का मतलब होता है बंदरगाह यानी हार्बर, और नामी मतलब होता है, यहाँ आप देख रहे हैं, नामी मतलब होता है लहरें या तरंगे। तो बंदरगाह को तोड़ने वाली ये तरंगें होती हैं, इसे आप देख पा रहे हैं। सुनामी भूकंप के परिणाम स्वरूप समुद्र के क्षेत्र से उठने वाली तरंग है, जो कि बहुत ऊंची उठती है, अंदर कंपन होता है तो लहरों की ऊंचाई बहुत ज़्यादा हो जाती है और तटवर्ती क्षेत्रों को ये नष्ट कर देती है। 11 मार्च 2011 को जापान में भीषण भूकंप आया था। परिणाम स्वरूप जो विध्वंसकारी सुनामी आई उससे फुकुशिमा शहर गहन रूप से प्रभावित हुआ था, और वहाँ पे नाभिकीय संयंत्र जो है उसमें रिसाव की घटना भी देखी गई थी। ये त्रासदी जो है, इससे वहाँ पे जो परमाणु विद्युत संयंत्र है क्षतिग्रस्त हो गया था, नाभिकीय विकिरण, वही सब हमने देखा। अब देखें कि रिंग ऑफ फायर यानी जो अग्नि मेखला कही जाती है, प्रशांत महासागर क्षेत्र में भूकंप तथा ज्वालामुखी से प्रभावित एक परिक्षेत्र है, और इस पेटी में संपूर्ण विश्व का लगभग 90% भूकंप जो है वो अनुभव किया जाता है। यहाँ भूकंप के लिए 4 प्रमुख दशाएं हैं। एक तो सागर और स्थल भागों के मिलन बिंदु यहाँ पे हैं, मतलब समुद्र और जमीन यहाँ पर मिलते हैं, तो ये जो एरिया है ये अशांत हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे नवीन मोड़दार पर्वत हैं। ये जो माउंटेन है ये कैसे हैं, नए हैं, तो नए हैं तो इनके अंदर लगातार निर्माण की गतिविधियाँ चल रही हैं। इसके अलावा ज्वालामुखी क्षेत्र भी यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो ज्वालामुखी क्षेत्र है, प्लेटों के किनारे हैं, तो ये सब क्षेत्र कैसे होते हैं, अशांत होते हैं। यहाँ भूकंप की घटनाएं आम बात होती, ये सब हमने देख लिया। और साथ में विनाशी प्लेट की सीमाओं का अपसरण भी चलता रहता है। तो टेक्टोनिक प्लेट अशांत है, तो इसकी वजह से भी भूकंप बड़े पैमाने पर आता है। इस क्षेत्र में चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, मध्य महासागरीय भागों में भूकंप के विस्तृत क्षेत्र के तौर पर देखे जाते हैं। अब ये जो मिड अटलांटिक बेल्ट है यानी मध्य अटलांटिक पेटी, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये अटलांटिक कटक में स्पिट्सबर्जन और आइसलैंड यानी जो उत्तरी भाग है वहाँ से लेकर बोवेट द्वीप जो कि दक्षिण तक है, मतलब दक्षिण में है, वहाँ तक ये फैली हुई है। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसका विस्तार है, और ये पेटी जो है ये भी भूकंप की वजह से चर्चा में रहती है। अब इसके आगे हम महाद्वीपों के बारे में देखेंगे, और सबसे पहले जो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, उसको देखने की आवश्यकता है। तो क्षेत्रफल आप देखें कितना ज़्यादा है इसका, 44.58 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक, क्षेत्रफलीय विस्तार। और नीचे इसका नक्शा दिया हुआ है, जिसे कि आप विस्तार से देखिए। तो ये नक्शा आप देख पा रहे हैं, इसमें कुछ जो गल्फ और सी है उनका भी उल्लेख किया गया है साथ में। ये देखिए, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और ये गल्फ ऑफ ओमान है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से होकर गुजरी है और अपने देश के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है, ये आप जानते हैं। पर्सियन गल्फ को आप यहाँ पे देख रहे हैं, और इसके बाद ये जो जैग्रोस माउंटेन है वो आपको दिखाई दे रहा है, टिग्रिस रिवर है, इसके अलावा यूफ्रेट्स है, ये सीरियन डेजर्ट है, रेगिस्तानी भाग, और यहाँ आप देखें तो ये लेक एसाद और लेक वॉन है। इसके बाद आप यहाँ कैस्पियन सी को देख रहे हैं, ये रहा, और काकेशस माउंटेन रेंज जो है वो इधर दिखाई दे रही है, और कारकुम डेजर्ट ये देखिए यहाँ पे है। ये आपका इधर चले आते हैं तो ये दस्ते लुट है और ये दस्ते काफिर है। इसके बाद एल्ब्रूज माउंटेन रेंज जो है वो यहाँ पे है, ये आपने देखा। और यहाँ देखिए ये अपना भारत है, ये थार डेजर्ट है, अरावली की पर्वत श्रृंखलाएं आपको दिखाई दे रही है, नीचे विंध्यन रीजन है। भारत का नक्शा इसमें पूरा नहीं दिया है, वो इसलिए नहीं दिया है क्योंकि भारत का मैप हम पूरा देख चुके हैं जब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी देख रहे थे। यहाँ वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम पूरा कॉन्टिनेंट देखेंगे तो उसमें क्रमशः इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ ये डेल्टाई रीजन है, वोल्गा का डेल्टा है, वोल्गा नदी का डेल्टा है। यहाँ पर देखिए 49 पूरी तरह से मान्यता प्राप्त देश हैं और फिलीपींस को आंशिक रूप से मान्यता प्राप्त है इस महाद्वीप में। ये इसका बाकायदा नक्शा दिया हुआ है जिसमें कि आप इसे बेहतर समझ सकते हैं। देखिए उज्बेकिस्तान देशों के नाम दिए हैं, ये ईरान है, ये अफगानिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान, और यहाँ पे आप उज्बेकिस्तान को देख रहे हैं। सोवियत संघ का जब विघटन होता है तो बहुत सारे स्थल भू आवेष्टित देश या स्थलबद्ध देश जो हैं वो उत्पन्न होते हैं इससे। तो उसी में आप कुछ देशों को जैसे कि तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिजिस्तान, इन सबको देख रहे हैं। इसके साथ ये ताजिकिस्तान है, यहाँ पे हमारा देश भारत है, ये पाकिस्तान है, और यहाँ सऊदी अरेबिया है, ये तुर्की है। इसी क्रम में और भी है जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हमने वहाँ भी देखा था, यहाँ भी नक्शे में आप देख लीजिए, ये गल्फ ऑफ ओमान है, ये पर्सियन गल्फ है।
इस तरीके से है। और इसके बाद यहाँ पे ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ब्लैक सी है, और यहाँ पे अब तुर्की है, ये लेक वान है। नीचे अगर चले आए तो यहाँ पे देशों के नाम आप देख सकते हैं, जैसे कि सीरिया है, और इसके बाद ये इराक है आपका। नीचे ये डेड सी है, मृत सागर जिसे कहा जाता है। ये जॉर्डन है, छोटा सा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बहरीन है, ये कुवैत है। ये छोटे छोटे हैं तो इनको ध्यान से देखिएगा। यहाँ ये यूफ्रेट्स रिवर है, ये टिग्रिस है, ये बगदाद है आपका, यहाँ पे ये दिख रहा है। ईरान में आप देखिए तेहरान, और सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का भी नाम है। तो इसे हम और विस्तार से देखेंगे जब हम इसको थ्योरेटिकल तरीके से पढ़ेंगे। थ्योरी पढ़ने के साथ साथ हम नक्शे को भी देखते चलेंगे, ताकि उन जगहों के बारे में हम जान सकें जिन्हें कि हमने पढ़ा है। तो आगे जो थ्योरी है वो हमको क्या बताती है। और थ्योरी से पहले एक और नक्शा आपको दिया है जिसमें कि समुद्र तट रेखा की चर्चा की गई है। ये गल्फ ऑफ पर्सिया है, जिसे कि हमने वहाँ छोटे रूप में देखा था, यहाँ विस्तार से दिया हुआ है। तो पर्सियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी जिसे कहा जाता है, इसे आप देखिए। और ये कुवैत सिटी है यहाँ पे। ये बीच में पर्सियन गल्फ है, यहाँ पे ये कतर है, और ये दोहा आप देख रहे हैं। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, हॉर्मुज की जल संधि, और ये गल्फ ऑफ ओमान है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या कर रही है, पर्सियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ने का काम कर रही है। ऐसे ही आप पढ़ते हैं कि कौन सी जल संधि किन दो स्थानों को, मतलब किन दो वाटर बॉडीज़ को जोड़ने का काम करती है। तो उसमें आप थ्योरेटिकल तरीके से पढ़ते हैं, आपको शायद ही याद हो पाता हो। और अगर उसी को चित्र में देखकर पढ़ें, नक्शे में देखकर पढ़ें, तो वो चीज़ लंबे समय तक याद रहती है। और यहाँ पर आप ईरान को देख रहे हैं, और यहाँ पर जाग्रोस माउंटेन रेंज जो है वो फैली हुई है। इस तरीके से इधर इराक है आपका, यहाँ रियाद है सऊदी अरब का। तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो है वो हवाई जहाज़ का सिंबल बनाकर दर्शाया गया है। जैसे कि आप नीचे अबू धाबी को देख रहे हैं, यहाँ दुबई है, यहाँ भी वो सिंबल बना हुआ है। तो ये सब जो नक्शे में आप देख रहे हैं, ये चीज़ें आगे थ्योरी में आपको मिलेंगी, तो हम लोग विस्तार से देखेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।